फ्रेंड्स, तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर बेस्ड है। समस्या समाधान विधि क्या है, इसका किस तरीके से शिक्षण में उपयोग होता है, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वुड महोदय जो थे उन्होंने समस्या समाधान विधि के बारे में कुछ कहा था जो इस प्रकार था: सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा प्रोत्साहित करना जिनके द्वारा समाधान निकल सके। वुड ने ये कहा था कि जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उसका किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में किसी भी समस्या को हल करने की क्षमता का विकास होता है। यहाँ नाम से पता चलता है समस्या समाधान, यानी कि जो भी समस्या है उसका समाधान हम स्टूडेंट के द्वारा ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा टीचर के द्वारा कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यह विधि विद्यार्थी को समस्या को हल करना सिखाती है। इस विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है और कौशलों का विकास होता है। यानी कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसमें साइंटिफिकली सोचने की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती है। यह विधि जो है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड है, बाल केंद्रित विधि है ये। यानी कि इसमें शिक्षक जो है उसका स्थान गौण होता है, वो सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में रहता है, वो बच्चे को सिर्फ गाइड करता है। और यह जो विधि है वो बाल केंद्रित है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव स्थायी होता है। बच्चा खुद मेहनत करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बच्चा खुद किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। तो इस विधि के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलते हैं या फिर जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो बच्चे में हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। इस विधि में बालक सक्रिय रहता है। अनेक शिक्षण विधियां होती है जिनमें बालक केवल मूक दर्शक के रूप में बैठा रहता है क्लास में, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता, वो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो ये विधि जो है वो बच्चे को सक्रिय बनाए रखती है, क्योंकि जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो इस पूरे प्रोसीजर में एक्टिव रहता है। तो ये विधि जो है वो बालक को सक्रिय रखती है। अब इस विधि के क्या क्या चरण हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है समस्या विधि का चयन करना। यहाँ क्या होता है, समस्या आने पर किस विधि के द्वारा हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि किसी व्यक्ति को आर्थिक समस्या है किसी स्टूडेंट के सामने, तो वो अपनी आर्थिक समस्या को किस विधि के द्वारा सॉल्व कर सकता है। उस विधि का समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो विधि है उसका यहाँ चयन किया जाता है कि एक ऐसी विधि जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दूसरा है समस्या का प्रस्तुतिकरण। सेकेंड स्टेप में ये होता है, इसमें प्रॉब्लम को देखा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की है या किस तरीके से इसे हमें समझना चाहिए। थर्ड स्टेप है समस्या हल करने हेतु तथ्य एकत्रित करना। हमें जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने दी गई है, किसी भी तरह की जो भी हमारे सामने समस्या है, उसे हल करने के लिए हम सबसे पहले उस समस्या से संबंधित तथ्य जुटाएंगे। यानी कि उससे संबंधित हम फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे जिससे कि हम उसे सॉल्व करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। जो हमने तथ्य प्राप्त किए हैं थर्ड स्टेप में, उनका ही हमें सामान्यीकरण यानी कि उसे हमें डिटेल में समझना होता है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर समस्या का विश्लेषण किया जाता है और उसका सामान्यीकरण किया जाता है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप है, जो पांचवा स्टेप है, वो है मूल्यांकन। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है स्टूडेंट के सामने तो वो मूल्यांकन करता है। टीचर भी है जो मूल्यांकन करेगा इस चीज़ का कि इस समाधान को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। फोर्थ स्टेप तक जो है वो प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी और फिफ्थ स्टेप जो है वहाँ ये देखा जाता है कि बच्चे ने जिस विधि के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, यहाँ क्या क्या और परिवर्तन किए जा सकते हैं और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को और भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता था और किस तरीके से इन समाधान को बेहतर बनाया जा सकता है। वैसे तो शिक्षण के लिए कोई भी विधि अपने आप में पूरी नहीं होती है। हर विधि में कुछ गुण भी होते हैं, हर विधि में कुछ दोष भी होते हैं। ये शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता है। उसी तरह इस विधि के भी कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समस्या समाधान विधि के गुण के बारे में कि ये बाल केंद्रित है, ये चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल इस पर बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चा जो है वो खुद सारा काम करता है और सक्रियता पर बल देती है। तो ये जो दो बातें हैं वो इसमें यहाँ काफ़ी अच्छी है। लेकिन समस्या समाधान विधि के दोष भी हैं। पहला दोष तो ये है कि ये छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं है। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते, ना वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तथ्य जुटा पाएंगे, ना वो कोई फैक्ट्स बता पाएंगे कि उन्हें प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है, बल्कि वो अपनी प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते।
तो ये विधि जो है वो उच्च क्लास के जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उच्च कक्षा के लिए, उनके लिए सही है। दूसरा है, समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। हम बच्चे को किसी भी तरह की प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहते हैं, उसे किसी भी तरह की उसके सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है, वो समस्या का चयन करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, उसे हल करेगा, सामान्यीकरण करेगा, उसके बाद एक शिक्षक मूल्यांकन करेगा। तो यहाँ जो है इस प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो इससे इस संपूर्ण विधि के द्वारा अगर अध्ययन करवाया जाए या बच्चों को प्रैक्टिकली जीवन में काम आने वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये थी समस्या समाधान विधि जो बाल केंद्रित है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव स्थायी होता है। इसमें बच्चा जो है वो सदैव सक्रिय रहता है। ये थे इसके स्टेप्स और ये गुणधर्म और ये दोष। आगे आने वाले शिक्षण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।